दोस्तों, पीसीएस दर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आगामी लोअर पीसीएस जिसमें 20 दिन बचे हैं और काफ़ी बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम और आपके हाई कोर्ट आरओ के एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो और बाकी यूपी ट्रिपल एससी के जितने अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए यूपी स्पेशल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इस 20 नंबर में आप देखिए, अभी रिसेंट में अगर आप इनका ट्रेंड देखें तो लगभग ये जो हैं 5 से 7 क्वेश्चन ये करंट अफेयर का पूछ रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज जो है ये घटनासार की अर्धवार्षिकी जो आई थी इसमें लगभग जो है 6 महीने का यूपी स्पेशल का करंट अफेयर कवर किया गया है। हम इसको यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद जो है घटना चक्र एक आती है, उसमें भी उन्होंने जो इसमें से कुछ रह जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी अगर मुझे, तो वो भी मैं अपने इस पीसीएस दर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करवा दूँगा। तो देखिए, बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं खुद इस तैयारी लाइन में हूँ और मैं एग्ज़ाम्स देता रहता हूँ। तो मुझे आइडिया है कि इतने सारे, जैसे ये 5-6 पेज का शायद करंट अफेयर है, इसमें से आपको सब नहीं पढ़ना होता। जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं यहाँ लिख के इस पर करीब 2 से 3 घंटे मैंने अच्छे से वर्क किया हुआ है। तो ये 2 से 3 घंटे जो वर्क मैंने कर रखे हैं, तो काम की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं हाईलाइट करके लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बाकी कहीं और किसी बुक, दूसरे बुक से या मैगज़ीन से कुछ यूपी स्पेशल के लिए करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से आपको सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले यूपी के बजट को देखते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हमारे जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं, उन्होंने 11 फरवरी, ये डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में हमारे जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना ने, उन्होंने बजट को पेश किया। बजट में ये पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। तो वो 43,565 जो है नई योजनाओं की घोषणा इसमें की गई है। फिर आगे देखते हैं, जो ये हमारा बजट है वो 9,12,696 करोड़ का है। कभी कभी ये डाटा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस बार का बजट कितने करोड़ का है, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं 9,12,696 करोड़ का बजट जो है वो इस बार है। तो बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से और ये बन सकता है कि पिछले वर्ष 2025-26 के कंपैरिजन में ये कितना % ज़्यादा है। तो ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस यही हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 12.9% पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट जो है वो ज़्यादा है, 12.9%। फिर राजकोषीय घाटा जो जीएसडीपी का कितना है, तो 2.98%। 2.98% जो राजकोषीय घाटा वो जीएसडीपी का कितना है, तो 2.98% है, याद रखिएगा। बजट की थीम क्या है पूछा जा सकता है, तो थीम इसकी है सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान। थीम पे ये हमारा बजट आधारित है। आगे आइए देखते हैं, बजट में पूछा जा सकता है कि विभिन्न विभागों में सबसे ज़्यादा बजट जो है किस डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट हुआ है, तो बेसिक शिक्षा विभाग। तो ध्यान रखिएगा, अभी बहुत ज़्यादा बवाल भी चल रहा है बेसिक को लेके ना, भर्ती आ रही है कई सालों से। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि बेसिक में ये बजट जो है सबसे ज़्यादा लेके आए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। तो डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने करोड़ थे, बस इतना याद रखिएगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में ये सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया इन्होंने। फिर आइए, बजट में इस बार के कोई नया कर नहीं जोड़ा गया है और न ही पहले के किसी कर की दर में कोई परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक डाटा आपसे ये पूछा जा सकता है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य यूपी गवर्नमेंट ने कब तक रखा है, तो 2029-30 में ध्यान रखिएगा $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में पूछा जा सकता है कि यूपी में कितने मेडिकल कॉलेज जो हैं वो संचालित हैं, तो टोटल 81 मेडिकल कॉलेज जो हैं
हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 45 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, 36 हमारे प्राइवेट हैं और जो 14 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं उनकी जो है घोषणा की गई है इस बार के बजट में कि 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो ऐसा आप याद रखिएगा कि टोटल 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 45 जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, 36 जो है वो प्राइवेट सेक्टर देखता है और 14 जो है वो नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। बाकी आगे देखते हैं। ऋण जीएसडीपी अनुपात 2024-25 में 27% था और इसको 2026-27 में कितना करने का टारगेट रखा गया है, तो 27% से घटा के इसको 23.1% लाने का टारगेट रखा गया है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कितने जिलों में, जनपदों में, तो टोटल 75 जनपदों में इसको संचालित किया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की जो योजना है उसका नाम क्या है, प्रक्रिया। तो उस टैबलेट और स्मार्टफोन जो वितरित किया जाएगा किस योजना के तहत वितरित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। एमएसएमई उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना प्रस्तावित किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एमएसएमई उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कौन सी योजना अभी हाल ही में संचालित की गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना। उत्तर प्रदेश एआई मिशन प्रारंभ करने की भी घोषणा बजट में की गई है और टोटल 75 जनपदों में एक एक विद्यालय को कैसे विकसित किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में प्रत्येक 75 जनपदों में हर एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान, क्वेश्चन बन सकता है कि मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना हमारी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। और इसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो 400 करोड़। ध्यान रखिएगा 400 करोड़ का बजट जो है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत जो है मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किया जाएगा। और पूछा जा सकता है कि जो अभी कुछ विद्यालय खोले जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, तो एक ध्यान रखिएगा हमारा जो विंध्याचल है विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय ये मिर्ज़ापुर में, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय ये आपका खोला जाएगा मुरादाबाद में। तो पूछा जा सकता है कि गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, किस ज़िले में, तो मुरादाबाद। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में, ये याद रखिएगा। और इसके लिए कितने बजट एलोकेट किए गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप देख सकते हैं 50 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जा रहा है, तो शाहजहाँपुर। ध्यान रखिएगा शाहजहाँपुर में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय, और इसके लिए कितने करोड़, तो 21 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्याओं के विवाह हेतु जो अनुदान राशि पहले 51,000 दी जाती थी उसको बढ़ाकर 1.1 लाख कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा पहले कितना था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 50,000, 50,000 पहले दिया जा रहा था, अब उसको बढ़ा के कितना किया गया है, तो 1 लाख रुपए, 1.1 लाख रुपए। यहाँ से आपको फंसाया जा सकता है कि ऑप्शन में 1 लाख दे दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा 1.1 लाख है। तो यहाँ से आपका बजट जो है वो कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं आर्थिक समीक्षा जो है उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के बारे में आइए देखते हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन 9 फरवरी 2026 को पहली बार प्रदेश की आर्थिक समीक्षा पेश की गई। तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद कि बजट के पहले आर्थिक समीक्षा जो है वो 9 फरवरी को ही प्रस्तुत किया गया, और बजट हमारा जो था वो मेरे ख्याल से 11 फरवरी को पेश किया गया था। तो बजट के पहले जो आर्थिक समीक्षा पेश किया गया, किसने पेश किया, सुरेश कुमार खन्ना जो हमारे वित्त मंत्री हैं। और उन्होंने क्या बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बीते 8 वर्षों में ऐतिहासिक विस्तार इन्होंने किया है।
और इसमें टारगेट देखिए क्या था, 2016-17 में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी यूपी की, वो 13.30 लाख करोड़ रुपए थी, 13.30 लाख करोड़ रुपए। और 2024-25 में ये बढ़कर कितनी हो चुकी है, तो 30 लाख करोड़ पार कर चुकी है। और जो हमारा अगला टारगेट है 2025-26 के बाद, वो अनुमान लगाया गया है कि 36 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। और 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव भी यूपी को मिला है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान कितना है, तो पहले 2016-17 में ये 8.6% था। ये कितना था, 8.6% 2016-17 में जो हमारे देश की इकॉनमी है उसमें यूपी का योगदान था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है 2024-25 में, वो 9.1% हो गया है अभी 2024-25 में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट थमी है। इसके पहले क्या होता था कि प्रति व्यक्ति जो इनकम थी वो गिरती थी, बहुत ज़्यादा उठती नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो इंक्रीज़ किया है। देख लेते हैं 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 54,564 रुपये वो थी 2016-17 में। और 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई, तो 1,09,844 रुपये हो गई है। और 2025-26 में जो अनुमान है कितना पहुंच जाएगा, तो वो 1,20,000 रुपये पहुंचने का अनुमान है। सार्वजनिक निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 2 गुने से अधिक वृद्धि हुई है, तो कितना हुआ है, तो 2 गुना। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में कितना, तो 2 गुने से अधिक। सार्वजनिक ऋण में जीएसडीपी अनुपात जो था वो 2016-17 में 29.3% से घटकर 2024-25 में 28% हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। आगे देखते हैं, जो प्रदेश का अपना कर राजस्व है वो 2016-17 में 86,000 करोड़ था और 2024-25 में 2.5 गुना बढ़कर 2.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें फैक्ट लगता है आर्थिक समीक्षा में, आइए यहाँ देखते हैं कि 2024-25 में जो जीएसडीपी था, राज्य जिसको बोलते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद, इसमें कृषि का योगदान कितना था, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना था और सेवा क्षेत्र का योगदान, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की हिस्सेदारी थी वो थी 25.8%। कितनी थी, 25.8%। और औद्योगिक क्षेत्र की कितनी थी, तो 27.2%। और इसी में देखें सेवा क्षेत्र तो 47%। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आंकड़े हैं। प्रदेश का बजट का आकार 2016-17 में जो 3.47 लाख करोड़ था, वो 2025-26 में 2 गुने से भी अधिक बढ़ के कितना हो गया, 8.3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। आइए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य, जिसमें मतलब किन किन चीज़ों में यूपी फर्स्ट रैंक पे है, तो एक खाद्यान्न है जिसमें यूपी फर्स्ट पे है, गेहूं ध्यान रखिएगा, धान में, गन्ना में, आलू में, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा में, इसमें जो यूपी है वो फर्स्ट रैंक पे है। आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। विगत 8 वर्षों में मत्स्य में कितना ग्रोथ हुआ है, तो 115.5% का ग्रोथ हो गया है। दुग्ध उत्पादन में 33.6% की वृद्धि के साथ हम नंबर 1 बने हुए हैं। अंडा उत्पादन में 167% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए अब यहाँ से जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण भी समाप्त हो गया है और अब आइए यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो भारत का पहला जो है ग्लास म्यूज़ियम पूछा जा सकता है कहाँ खोला गया है, तो फिरोजाबाद, बस इतना याद रखिएगा। और आपको ये पता ही होगा कि फिरोजाबाद को ग्लास सिटी भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है भारत का पहला ग्लास म्यूज़ियम कहाँ खोला गया है, तो फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद को ही ग्लास सिटी भी बोला जाता है। और यह पहल किसके द्वारा, तो उत्तर पर्यटन विभाग द्वारा इसको, बाकी कितनी लागत है ये सब इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, भारत का पहला ग्लास म्यूज़ियम फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद को ही ग्लास सिटी भी कहा जाता है। अगला फैक्ट जो है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर पूछा जा सकता है, तो लखनऊ।
पहला फैक्ट यही है कि क्वेश्चन बन के आ सकता है कि यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है, तो लखनऊ बना है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ ने अपने ताज़ा नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के साथ ही ये उपलब्धि जो है वो अर्जित की है। तो सिवरी में तीसरे ताज़ा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन के साथ शहर की कुल क्षमता इतनी, एक मिनट, सॉरी, एक फैक्ट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सिवरी जो है, प्रश्न बन सकता है कि तीसरे ताज़ा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सिवरी में किया गया है। एक फैक्ट ये बन सकता है। दो फैक्ट आपको यहाँ से पे ध्यान रखने हैं। पहला कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर वो कौन सा बना है, तो लखनऊ, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि तीसरे ताज़ा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सिवरी में। बस आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इको सेंसिटिव जोन, अभी किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन जो है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया। फिर प्रश्न बन सकता है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ, तो ये हमारा जो है वो गोंडा में पाया जाता है, गोंड में पाया जाता है, इसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इको सेंसिटिव जोन किस पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को। गंगा के मैदानी इलाकों का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड इको सिस्टम है ये बेसिकली है कहाँ, तो गंगा के मैदानी इलाकों के पास जो है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य हमको देखने को मिलता है। यह मध्य एशिया तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गलियारा है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गलियारा कौन सा अभ्यारण्य है, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है। तो यहाँ से आपके जो हैं दो फैक्ट तैयार हो गए कि अभी हाल ही में किसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये है कहाँ, तो गोंड में है। दूसरा कि मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गलियारा क्या है, तो वो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का उन्नाव बना नया डिफेंस कॉरिडोर। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नया डिफेंस कॉरिडोर हाल ही में कहाँ बना, तो उन्नाव जो है उसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर कितने, 6 नोड स्थापित हो गए हैं। तो पहले कितने थे, 6, अभी एक और बन गया कहाँ, उन्नाव में। तो टोटल कितने हो गए, 7 जो है डिफेंस कॉरिडोर यूपी में है, 7 जो है डिफेंस कॉरिडोर यूपी में हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 7वां बना कहाँ है, तो उन्नाव में बना है। आगे आइए। यह कॉरिडोर यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत विकसित किया गया है। पूछा जा सकता है कि जो ये अभी उन्नाव में 7वां डिफेंस कॉरिडोर बना है, इसको विकसित किसने किया है, तो यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको विकसित किया है। और बाकी जो 6 डिफेंस कॉरिडोर थे इसके पहले, वो कहाँ कहाँ थे उनको देख लीजिएगा। तो एक झांसी में था, कानपुर में भी था, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, यहाँ टोटल 6 डिफेंस कॉरिडोर। तो इसको एक कोड बना के याद कर लीजिएगा। देखिए एक कोड यहाँ से ये बनाइएगा कि अक्सर जो है अगर हम यूपी SSSC के लिए पढ़ रहे हैं तो सेंटर ये प्रयागराज वालों का अक्सर भेजता है झांसी या तो कानपुर या तो लखनऊ। तो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर हैं, ये 3 आप दिमाग में रखिएगा कि झांसी, कानपुर, लखनऊ, ये 3 चीज़ें। बाकी एक कोड बना लीजिएगा AAC, झांसी, कानपुर, लखनऊ के बाद AAC, A से अलीगढ़, फिर A से आगरा, फिर C से चित्रकूट, AAC। तो ये झांसी, कानपुर, लखनऊ, AAC, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। पहला जो है राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय तो लखनऊ में, याद रखिएगा लखनऊ में। इसको लुई ब्रेल की जयंती पे जो है 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल साहब की जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य में लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में
पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ किया गया है? लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया है। एक वर्ष में 10,000 तक विस्तारित करने का लक्ष्य है, जिसमें क्या किया जाएगा कि एक वर्ष में इस पुस्तकालय में 10,000 से अधिक पुस्तकें जो है रखने का टारगेट रखा गया है। कितना? 10,000, ये ध्यान रखिएगा, एक साल में। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 आरंभ किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि निवेश मित्र 3.0 ये कहाँ? तो यूपी में। कौन सा प्लेटफॉर्म है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। तो इसका काम क्या है कि निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या क्या है? तो AI आधारित चैटबॉट भी है इसमें। एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम SMS अलर्ट की भी सुविधा इसमें दी गई है। और डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म जो निवेशकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर कई विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो इसमें पूछा जा सकता है कि निवेश मित्र 3.0 उद्घाटन किसने किया? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें AI चैटबॉट आधारित है। रियल टाइम जो है SMS अलर्ट भी हमको इसमें मिलेगा। इसमें डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है। ये टर्म जो है पूछा जा सकता है, डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें क्या होगा कि जो निवेशक होते थे वो बहुत सारे पेपर वर्क उनको करना होता है, तो बहुत सारे पेपर वर्क के लिए उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते थे मंजूरी प्राप्त करने के लिए। तो अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये जो डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म के तहत एक ही स्थान पर जितने बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनकी मंजूरी प्राप्त करने में ये सक्षम बनाता है। यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025, यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड स्कीम का भी अनावरण किया गया। तो दो और स्कीम जो उनका उद्घाटन किया गया, कौन कौन से? यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड स्कीम, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026, इसका लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, उसको देखते हैं। तो जो हमारे गांव हैं उनको सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। ये जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो गांव, ब्लॉक और तहसील और जो जिला मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय, इनको डायरेक्ट जो है सीधे हम जोड़ देंगे इस योजना के तहत। निजी बस संचालकों को अनुबंध पर बस चलाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें परमिट व टैक्स में छूट दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। और 15 से 28 सीट क्षमता वाले छोटे वाहन चलाए जाएंगे, ये भी एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनमें डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे, जबकि NCR क्षेत्र में केवल CNG या इलेक्ट्रिक वाहन ही संचालित किए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि NCR क्षेत्र में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। बाकी जो है वो 15 से 20 सीट क्षमता वाले छोटे वाहन चलाए जाएंगे, जिसमें डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन तीनों शामिल होंगे। जबकि NCR रीजन में डीजल वाहन नहीं होगा, केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत तक प्रतिदिन कम से कम 2 फेरे लगाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कितने फेरे? हर ग्राम पंचायत तक प्रतिदिन कम से कम कितने फेरे? तो ये जो गाड़ियाँ चलेंगी वो ग्राम पंचायत में प्रतिदिन मिनिमम जो है 2 फेरे वो लगाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। अनुबंधित वाहन पंजीकरण तिथि से अधिकतम 8 वर्ष पुराने ही स्वीकार किए जाएंगे। वाहनों का 10 वर्ष के लिए पंजीकरण होगा, जिसे आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता। चलिए, ये फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि
जो भी वाहन इसमें पंजीकृत किए जाएंगे वो 8 वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है। दूसरा, वाहनों का पंजीकरण जो किया जाएगा वो 10 साल के लिए किया जाएगा, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट कि आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा, मतलब 5 साल के लिए इसको हम आगे रिन्यू भी कर सकते हैं। डीजल वाहनों की अधिकतम आयु 10 वर्ष और सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की 15 वर्ष तय की गई है। तो एक फैक्ट यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हुआ कि जो डीजल वाहन हैं उनकी एज कितने, मतलब कितने साल तक ये काम कर सकेंगे, तो 10 साल तक, और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो हमारे 15 साल तक काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा। अब ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ बन सकता है कि प्रोजेक्ट गंगा किससे रिलेटेड है। तो नाम से बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये हो सकता है कि कोई मंदिर हो या फिर गंगा की सफाई से रिलेटेड हो, नहीं, ये ग्रामीण इंटरनेट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट गंगा, इसमें क्या किया जाएगा कि आने वाले 2-3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा को आरंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आने वाले 2 से 3 सालों में 20 लाख से अधिक जो हमारे गांव के घर हैं उसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की 1 OTT इंटरनेट लिमिटेड इस पर साइन किए गए हैं। ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इसमें 2 ही फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। पहला कि प्रोजेक्ट गंगा किससे रिलेटेड है, तो ग्रामीण इंटरनेट से संबंधित है। इसका टारगेट क्या है, तो आने वाले 2 से 3 सालों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया जाएगा। आगे देखते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर लगभग 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो न्याय पंचायत स्तर पे ध्यान रखिएगा 8,000 से 10,000 जो स्थानीय युवा हैं उनको एज अ डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो 8 से 10,000 लोग चयनित होंगे इसमें 50% भागीदारी 50% किनकी होगी, तो महिलाओं की होगी। 50% जो होंगी वो फीमेल्स होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव की मेज़बानी, पहला फैक्ट तो यही हो गया कि लखनऊ। रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव की मेज़बानी किसने की, लखनऊ ने की। भारतीय सेना के मध्य कमान ने लखनऊ में अपना पहला रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव आयोजित किया। तो मध्य कमान, एक फैक्ट ये है मध्य कमान ने। तो भारतीय सेना के क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सेना के मध्य कमान ने कहाँ पे अपना पहला रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव आयोजित किया, तो लखनऊ में। कॉन्क्लेव में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, यशवर्धन सिन्हा और राज शुक्ला प्रमुख वक्ता थे। तो इसमें 3 नाम ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रमुख वक्ता थे वो कौन कौन थे भारत की तरफ से, तो पूर्व स्थायी प्रतिनिधि इसमें रुचिरा कंबोज थी, यशवर्धन सिन्हा थे और राज शुक्ला थे। अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसमें पहला फैक्ट है वो है लखनऊ, ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ। तो पूछा जा सकता है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ। लखनऊ में कहाँ, विधानसभा जो है लखनऊ की, वहाँ पे इसको जो है आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था, मुख्य विषय क्या था, मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। तो थीम याद रखिएगा, मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र जो है वो इसकी थीम थी। आयोजन कहाँ हुआ, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ, तो लखनऊ के विधानसभा में आयोजन किया गया। इसमें 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। तो टोटल कितने, तो 36 पीठासीन अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। और यह अब तक का सबसे बड़ा जो है ये सम्मेलन पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बन गया। इसमें कितने पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया, 36। सम्मेलन विकसित भारत 2047 न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय विधायक सूचकांक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल ने किया। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि योगी आदित्यनाथ ने किया, क्योंकि ये पीठासीन जो है
विधानसभा में आयोजित किया गया, तो वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री में मत कंफ्यूज होइएगा। ये राज्यपाल ने किया, तो उद्घाटन किसने किया, तो यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो है इसका उद्घाटन किया। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय वो उत्तर प्रदेश, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो उत्तर प्रदेश। यही पहला फैक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बना है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम विश्वविद्यालय की घोषणा की है। तो गूगल क्लाउड के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो इसमें देखिए जो केवल 2 फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी ये सब इतना छोड़ दीजिएगा, इतना वो पूछेंगे नहीं। पहला फैक्ट कि भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ, तो अपने यूपी में। किसके सहयोग से, तो गूगल क्लाउड के सहयोग से, ये ध्यान रखिएगा। गूगल, एक मिनट, गूगल क्लाउड, ये याद रखिएगा कि इसी के सहयोग से इसको खोला गया है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ देखते हैं। अगला जो है वो कलिंजर किले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। कलिंजर किला, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा किसको दिया गया, कलिंजर किला। ये है कहाँ, तो बांदा में। कलिंजर किला कहाँ है, तो ये देखिए बांदा में है। तो राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा किसको दिया गया, कलिंजर किला। ये है कहाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा में। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसको जो है 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा इसको दिया। कलिंजर किला विंध्य पर्वतमाला नामक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जहां लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी बुंदेलखंड ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर 1.2 अरब वर्ष पुरानी कैमूर सैंडस्टोन परत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह किला जो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। चलिए इसमें कौन कौन से फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, चलिए बताते हैं। पहला कि राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा किसको मिला, कलिंजर किले को मिला। कलिंजर किला है कहाँ, बांदा में। किसने दिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दिया। बस। बाकी दूसरा जो है कलिंजर किला जो है वो विंध्य पर्वतमाला, ये टर्म ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि ये विंध्य पर्वतमाला किससे रिलेटेड है, न्यूज में तो है ही, तो ये कलिंजर किले से संबंधित है। बाकी ये इतने अरब पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो कलिंजर किला था वो किन राजाओं की राजधानी थी, तो चंदेल राजाओं की राजधानी जो है वो कलिंजर किला हमारी थी, चंदेल राजाओं की राजधानी। उत्तर प्रदेश के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ। तो स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ कहाँ हुआ, यूपी के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। यूपी के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निजी एआई वर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय है और इसको जो है 19 मार्च 2026 को उन्नाव में स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया गया। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे है, उन्नाव में। कहाँ पे, उन्नाव टर्म ध्यान रखिएगा। तो स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ यूपी के उन्नाव में, कौन से विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बस, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय ने अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख युवाओं को एआई के जिम्मेदार उपयोग पर प्रशिक्षित करने के लिए एक एआई साक्षरता पहल शुरू किया है। तो पूछा जा सकता है कि एआई साक्षरता पहल, तो ये इसी से रिलेटेड है। ये जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो उन्नाव में भी उद्घाटन हुआ है, ये क्या करेगा, आने वाले 5 सालों में 1.5 लाख युवाओं को एआई के जिम्मेदार उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो इसका नाम क्या है, एआई साक्षरता पहल।
और फिर अगले 2 वर्षों के भीतर 5 एआई स्टार्टअप को विकसित करने में सहायता करना इसका टारगेट है। तो आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या किया जाएगा, 5 एआई स्टार्टअप, ध्यान रखिएगा, आने वाले जो अगले 2 साल हैं उसमें 5 एआई स्टार्टअप जो हैं उनको विकसित करने का टारगेट रखा गया है और अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा एआई में। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने प्रयागराज और कानपुर के बीच कवच स्वचालित सुरक्षा प्रणाली को चालू किया है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में यूपी में कवच स्वचालित सुरक्षा प्रणाली को चालू किया, ये किन 2 जिलों के बीच चलेंगे, तो ये जो है प्रयागराज और कानपुर के बीच, ध्यान रखिएगा। 190 किलोमीटर जो है रूट पे ये चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं, इसके चालू होने से ट्रेन की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वो ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब चलने में सक्षम हो जाएगी। किसके कारण, जो कवच जो है वो ये बेसिकली क्या करता है, कवच जो स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है ये ऑटोमेटिक अपने आप से एआई आधारित है, काम करता है। तो ये एक्सीडेंट को रोकता है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, कब ब्रेक लगाना है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो ध्यान रखिएगा किन 2 जिलों के बीच, यूपी के प्रयागराज और कानपुर के बीच में। इससे ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 160 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ट्रेनें जो है वो मूव कर सकेंगी। कवच को जो है वो कैसे विकसित किया गया है, तो मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है इसको विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है हमारे कवच को विकसित किया गया है। अगला देखते हैं, जेवर में जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ, जेवर में। किसने किया, मोदी ने, ध्यान रखना, योगी नहीं, मोदी ने किया। मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश अब देश का ऐसा राज्य बन गया जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मौजूद है। तो एक फैक्ट ये इम्पॉर्टेंट है, पहला कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ, जो जेवर में उद्घाटन किसने किया, योगी नहीं, मोदी ने किया। और उत्तर प्रदेश जो है अब नंबर 1 बन गया है किस मामले में, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी यूपी में है। इसका रनवे कितना लंबा है ये सब इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। भारत का ये इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य रखता है। यह जो है, जो ये भी खोला गया एयरपोर्ट, ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य रखता है। आगे देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हो गए हैं अब, तो अब टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं हो गए हैं। 4 पहले ही जो है वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद ये संख्या 5 हो गई है। 4 जो हैं वो चालित हैं, मतलब चल रहे हैं इस समय, और 5वां जो अभी जेवर में खुल गया। तो टोटल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, तो 5 ही, ध्यान रखिएगा, 4 नहीं। जो पहले से 4 संचालित हैं उनके नाम देख सकते हैं और पूछा जा सकता है वो किन जिलों में हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कुशीनगर में है, नाम से ही जाहिर है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके अयोध्या में है। आज प्रदेश में 16 हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित हो रही हैं, जबकि 3 अभी भी निर्माणाधीन हैं। इनमें सोनभद्र का म्योरपुर और ललितपुर हवाई अड्डा शामिल है। तो ये फैक्ट ध्यान रख सकते हैं आप कि 16 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय 16 टोटल चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय 5 हैं, ये ध्यान रखिएगा, 4 अभी रनिंग में हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक फैक्ट कि उत्तर प्रदेश खेल पुरस्कार के बारे में। ये उत्तर प्रदेश खेल पुरस्कार, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। 6 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया, 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नियुक्ति पत्र जो 6 खिलाड़ियों को मिला है वो कौन कौन से हैं, नाम पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग कराने के लिए कि राजकुमार पाल किससे संबंधित हैं, हॉकी से, गाजीपुर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। राजकुमार पाल हॉकी
और ये गाजीपुर के हैं। और दूसरे हमारे जो है प्रवीण कुमार, जैसे पैरा खिलाड़ी कहाँ के हैं, गौतम बुद्ध नगर के। तो प से प्रवीण, प से पैरा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। प से प्रवीण, प से पैरा। प्रवीण कुमार पैरा खिलाड़ी कहाँ के हैं, गौतम बुद्ध नगर के हैं। राजकुमार पाल हॉकी खिलाड़ी कहाँ के हैं, गाजीपुर के हैं। इनको डीएसपी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। एक है हमारे अजीत सिंह, अजीत सिंह ये पैरा खिलाड़ी हैं, इटावा के हैं। इनके नाम से जैसे अजीत, जैसे कि किसी चीज़ के पहले हम नकारने के पहले या उसका वो अ लगा देते हैं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने कर दिखाया, तो ये पैरा खिलाड़ी थे। मतलब इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके, अजीत सिंह पैरा खिलाड़ी कहाँ के थे, इटावा के थे। गाज़ियाबाद की सिमरन, मुजफ्फरनगर की प्रीतिपाल सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। और क्रिकेटर रिंकू सिंह जो है, आईपीएल के नाम आप सभी जानते ही होंगे, तो इनको क्या दिया है, इन्हें खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी बनाया गया है। बाकी ये लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने सारे नाम हैं, आप याद भी नहीं कर पाएंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। और देखने का मन हो तो एक बार आप देख सकते हैं, बस सरसरी निगाह से। पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, तो ये भी आप याद करना इतना पॉसिबल है नहीं। तो एक नाम जो यहाँ पे पूछा जा सकता है वो पद्म विभूषण, तो ये याद रखिएगा, वायलिन वादक एन राजम। कौन, एन राजम, ये वायलिन वादक थे, ये याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार 2026। अब आइए देखते हैं आगे, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26। एक मिनट, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के बारे में देखते हैं। ये कब दिया गया, तो 24 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की 5 महत्वपूर्ण हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, 24 जनवरी आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को। एक मिनट, हाँ चलिए, 24 जनवरी जो है वो हमारा एक क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, इसी दिन उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। किसको दिया गया, 5 महत्वपूर्ण हस्तियों को दिया गया। वो 5 महत्वपूर्ण हस्तियां कौन हैं, उनके नाम देख लीजिए। पहले तो हमारे जो अंतरिक्ष यात्री अभी हाल ही में गए थे वो शुभांशु शुक्ला। दूसरे हमारे शिक्षाविद अलक पांडे साहब जो फिजिक्स वाले हैं। तीसरे डॉक्टर हरिओम पवार को। चौथे रश्मि आर्या को। और 5वें डॉक्टर सुधांशु सिंह को प्रदान किया गया। 5 हस्ती कौन कौन थे, शुभांशु शुक्ला, शिक्षाविद अलक पांडे, डॉक्टर हरिओम पवार, रश्मि आर्या और डॉक्टर सुधांशु सिंह को दिया गया। इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतीक चिन्ह, 11 लाख रुपए का राशि प्रदान। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, कब दिया गया, तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी के दिन दिया गया। 5 लोगों को दिया गया, उनके नाम देख लीजिएगा बस। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया, मोदी ने किया। योगी यहाँ भी नहीं कंफ्यूज होइएगा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ किसने उद्घाटन किया, मोदी ने किया। कब किया, 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मोदी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। तो यहाँ एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन कौन जिनकी भी अभी 65 फीट, एक तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 65 फीट की कौन सी प्रतिमा है, तो कांस्य प्रतिमा है। किनकी मूर्तियाँ हैं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो हैं जितने 4 लोग हैं, इन्हीं के नाम में जो है 65 फीट ऊंची इनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला फैक्ट देखते हैं, यूपी की पहली स्पेस लैब कहाँ, कुशीनगर में। कुशीनगर ये टर्म ध्यान रखिएगा, लखनऊ ये सब मत कन्फ्यूज होइएगा कि स्पेस लैब है तो लखनऊ में बना। यूपी की पहली स्पेस लैब कहाँ पे बना, कुशीनगर में। कुशीनगर की पडरौना नगर पालिका में 15 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित की गई। यह लैब व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से स्थापित की गई। कहाँ पे, नारायणी नदी के जीरो बंधा तट पर। तो इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है क्या
कि यूपी की पहली स्पेस लैब कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर में कहाँ? पडरौना नगर पालिका। ध्यान रखिएगा। लागत कितनी आई? तो 15 लाख ही आप याद रख सकते हैं, 15 लाख। और किसके सहयोग से? तो व्योमिका स्पेस, एक नाम ये ध्यान रखिएगा, व्योमिका स्पेस, और दूसरा अपना इसरो। व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से कहाँ पे? नारायणी नदी के जीरोबंधा तट पर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहांपुर और भदोही में 2 राज्य विद्यालय की स्थापना को, चलिए देखते हैं। राज्य में अपने जो है 2 विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं? एक शाहजहांपुर में, दूसरा भदोही में। शाहजहांपुर और भदोही में 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली। भदोही, जिसको संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो एक पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो अभी हाल ही में 2 राज्य विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं वो कहाँ? तो शाहजहांपुर और भदोही। भदोही है संत रविदास नगर। शाहजहांपुर में जो खोला जा रहा है उसका नाम है स्वामी सुखदेवानंद, तथा संत रविदास नगर में जो प्रस्तावित है भदोही में, काशी नरेश विश्वविद्यालय। और ये कब शुरू होगा? तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 जगह कहाँ? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में किस नाम से? स्वामी सुखदेवानंद। तो स से शाहजहांपुर, स से सुखदेवानंद। तो शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद और संत रविदास नगर या भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय। और ये शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हो जाएगा। अगला देखते हैं। 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी मिली। तो काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी कितने जिलों को मिलाकर मिली? तो 7 जिलों को, ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्र के गठन का निर्णय लिया है। ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी कितने जिलों को मिला के बनी? तो 7 जिलों को। वो 7 जिले कौन से हैं उनके नाम देख लीजिएगा। तो ये 7 जिले जो हैं वो हैं वाराणसी, वहीं आसपास लगा जौनपुर, फिर चंदौली, फिर गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र। तो ये सारे आसपास के एरिया हैं। तो एक तो आप याद कर सकते हैं लास्ट में पुर लगा हुआ है, तो जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, 3 हमारे ये हो गए। लास्ट में इनके जहाँ देखिएगा टिक मार दीजिएगा, पुर लगा हुआ है। तो जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, 4 जो हैं हमारे वो वाराणसी के आसपास के एरिया हैं। वाराणसी हो गया, सोनभद्र हो गया, भदोही हो गया, चंदौली हो गया। तो ये नाम जो है याद कर लीजिएगा। इन 7 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र का है, जबकि सबसे कम भदोही का है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सोनभद्र का है। सबसे कम किसका है? भदोही का है। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन। तो देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ पे? वाराणसी में। व से वाटर और वाटर टैक्सी वाराणसी। तो यहाँ पे व से टर्म को रिलेट कर लीजिएगा। पहली वाटर टैक्सी वाराणसी। वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन 11 दिसंबर 2025 में गंगा में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो गंगा। कौन सी है? हाइड्रोजन है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन वाटर टैक्सी है, याद रखिएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तो इसको जो है नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। साथ ही वाटर टैक्सी पर सवार होकर काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा की। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि हरी झंडी किसने दिखाई? तो हरी झंडी दिखाई हमारे परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। न मोदी है न योगी, कन्फ्यूज मत होइएगा। सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई और ख़ुद इस पर सवार होकर वो विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा इन्होंने की थी। इसका निर्माण जो किया है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर जितने भी हमारे वाटर से रिलेटेड जितने भी हमारे जो हैं चीज़ें होती हैं वो बेसिकली हमारी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ही बनाती है उसको। तो इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसमें 50 यात्री बैठ सकते हैं। 7 से 9 समुद्री मील की गति से 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार देख सकते हैं आप
एक तो ये इंपॉर्टेंट है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ इसका निर्माण, कितने कैपेसिटी कितनी है तो 50 यात्रियों के बैठने की, कितने घंटे तक ये चल सकता है तो 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से। लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल। तो पहला यही है कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल कौन हुआ, लखनऊ। लखनऊ का क्या, गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला श्रेणी में। किस श्रेणी में, गैस्ट्रोनॉमी और पाक कला श्रेणी में। लजीज जायकेदार खान पान व पाक कला से देश विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने वाले नवाबों का शहर लखनऊ विश्व के उन 58 शहरों में शामिल हो गया है जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा कि अब जो है लजीज जायकेदार खान पान व पाक कला में, तो जो हमारा लखनऊ शहर है ये 58 शहरों, ऐसे 58 शहरों की सूची में ये शामिल हो गया है। किस, गैस्ट्रोनॉमी और पाक कला में, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। बाकी एक फैक्ट आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर को इसी वर्ष 2025 में ही 8वीं श्रेणी के रूप में इस नेटवर्क में शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है कि जो ये हमारी क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की श्रेणी है उसमें भी 8वीं श्रेणी के रूप में किसको शामिल किया गया है, तो आर्किटेक्चर। ये ध्यान रखिएगा, ये 8वीं श्रेणी के रूप में, इसको जो है 8वीं श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। और लखनऊ को आपको पता ही है गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। इस बार 58 शहरों को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय जो है समरकंद में 31 अक्टूबर 2025 यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया। इन्हें मिलाकर वैश्विक नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या अब 408 हो गई है, जो 100 से अधिक देशों में स्थित हैं। तो इसमें ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ये 58 शहरों के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करने का जो निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था, तो यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई थी, समरकंद में। तो एक फैक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो समरकंद, याद रखिएगा। और यहीं पे निर्णय लिया गया था इन 58 शहरों को शामिल करने के लिए। अब टोटल कितने हो गए हैं, तो 408 हो गए हैं। लखनऊ को शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या 9 हो गई है। तो भारत के कितने हो गए हैं, तो अब 9 शहर हो गए हैं। अभी लखनऊ शामिल किया गया। 8 जो इसके पहले थे वो है जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझीकोड। तो ये 8 शहर ये हैं, 9वां लखनऊ शामिल हुआ। जयपुर को 2015 में शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में, देखिए जयपुर किस में शामिल है, शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में। ये पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। जयपुर जो हमारा आया है वो शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में है, वाराणसी संगीत श्रेणी में, चेन्नई संगीत श्रेणी में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में, मुंबई फिल्म श्रेणी में, और श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में, और ग्वालियर संगीत श्रेणी, कोझीकोड साहित्य श्रेणी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। जयपुर शिल्प एवं लोक कला, वाराणसी बहुत सारे संगीतज्ञ हुए हैं, तबला वादक, तो रिलेट कर सकते हैं, वाराणसी संगीत श्रेणी, चेन्नई संगीत श्रेणी, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, मुंबई आपको पता ही है फिल्म वहाँ बहुत बनती, फिल्म सिटी नाम भी है, तो फिल्मी श्रेणी, श्रीनगर में बहुत सारे जो हैं शिल्प एवं लोक कला हम देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे जो हैं क्राफ्ट्स में, तो श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला, ग्वालियर बहुत सारे संगीत घराना है, तो ये संगीत श्रेणी, कोझीकोड हमारा लिटरेचर से संबंधित है, ये तो साहित्य श्रेणी में। चलिए अगला देखते हैं। गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी कहाँ दी गई, तो गोरखपुर में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रिवर सेल के गठन का निर्णय लिया गया। तो इसमें इतना ध्यान रखिएगा, देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी कहाँ दी गई, तो गोरखपुर में। इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा विकास मॉडल तैयार करना जिससे बाढ़ के दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि गोरखपुर में आए दिन बहुत बाढ़ आता था, तो उसके लिए जो है रिवर सेल बनाया गया है, कहाँ, गोरखपुर में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो 90% इसका खर्च है वो NMCG
एनएमसीजी 90% देखेगा इसका खर्चा और 10% नगर निगम देखेगा। 10% जो है वो नगर निगम। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं। रिवर सेल अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगा। रिवर सेल अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर ये काम यहाँ पे होगा। इसमें 2 विशेषज्ञ केंद्र से जाएंगे जिनके साथ नगर निगम की टीम मिलकर काम करेगी। तो 2 विशेषज्ञ जो हैं वो स्पेशलिस्ट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको भेजेगी, बाकी वो नगर निगम के साथ मिलकर इस रिवर फ्रंट को डेवलप करने का काम करेंगे। बाकी 90% खर्च इसमें एनएमसीजी उठाएगी, 10% नगर निगम। चलिए, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो गोरखपुर में, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो 6 महीने के वो ख़त्म होते हैं। और ये एक बार आइए चलिए जल्दी से देख लेते हैं जितने भी फैक्ट हैं। तो यहाँ से जो ऊपर हमने पढ़ा उसी का ये 1 लाइनर फॉर्मेट में है, तो इसको एक बार देख के ख़त्म करते हैं, सबका रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें एक बार आप फिर से रिकॉल कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में सेंटर फॉर वाटर पीरू से जुड़ी सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में सेंटर फॉर वाटर पीरू से जुड़ी किस नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे मिले, तो सहनसारा नदी। किस नदी? सहनसारा नदी। क्या मिला? तो 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर का अंडा मिला। सहारनपुर, ये सहनसारा नदी कहाँ है, तो सहारनपुर में, ये शिवालिक क्षेत्र में। तो पूछा जा सकता है स से सहनसारा और स से सहारनपुर, याद रखिएगा। पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहाँ इसकी स्थापना की गई है, तो काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है, तो 20 लाख से अधिक घरों तक। उत्तर प्रदेश का वह पर्वतारोही जिसने 14 दिन की यात्रा के बाद साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी, तो दिव्या सिंह बनी। दिव्या सिंह ने क्या किया, 14 दिनों की यात्रा के बाद साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप ये पहुंची। ये पर्वतारोही हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया, तो वो सुआव नदी है। एनजीटी ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि आप जो है राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा जो है दिया जाए, सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा दिया जाए। NHAI ने मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर के लिए 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया, तो ये आजमगढ़ के लिए जारी किया। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को तेज करने के लिए किस पहल को लॉन्च किया, तो निवेश मित्र 3.0। हमने ऊपर इसको पढ़ा भी था। तो निवेश मित्र 3.0 में कितना, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को विकसित करने के लिए इस पहल को लॉन्च किया। कब होगा, तो ये याद रखिएगा 2029-30 में $1 ट्रिलियन। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया, हमने ऊपर पढ़ा भी था, तो ये रिंकू सिंह को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऐतिहासिक 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा यात्रा को पुनर्जीवित किया गया, तो संभल, ध्यान रखिएगा, संभल में। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि 24 कोसी परिक्रमा हमको बड़ा संभल के करना चाहिए, तो संभल। 24 कोसी परिक्रमा जो है, ये सब कोड हैं, आप बना सकते हैं। बाकी आपको जो सूटेबल हो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको बना लीजिएगा। मुझे जो सही लगा मैंने वो आपको बताया। कोसी परिक्रमा, हम परिक्रमा करते हैं 24 कोस की, बड़ा संभल के, तो संभल। तो ये 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई के तहत जो ये राशि दी जाती थी 3.11 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 10 लाख कर दिया है। मोदी ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हमने देखा जेवर, नोएडा में। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का कितना है, तो हमने देखा है 2.98%। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा 2024-25 में
प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत? तो 25.8%। 25.8% ये कृषि का था और 27.2% औद्योगिक क्षेत्र का था और 47% सेवा क्षेत्र का था। प्रति राज्य आर्थिक समीक्षा में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है 2024-25 में? तो ये 1,09,844। ध्यान रखिएगा। मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो नेटवर्क उद्घाटन किया? तो मेरठ। मेरठ में म से मोदी और म से मेरठ, यहाँ पे भी रिलेट कर लीजिएगा। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन मेरठ में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय? तो मथुरा। तो ये मथुरा से आप रिलेट कर सकते हैं कि कृष्ण की नगरी है और कृष्ण को गाय बड़ी प्रिय थी, तो राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय मथुरा। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को 11वें रामसर आर्द्रभूमि की मान्यता के साथ मान्यता प्रदान की गई है? तो जो ये हमारा वेटलैंड 11वां वेटलैंड बना है वो एटा में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य। तो पटना नाम से कंफ्यूज मत होइएगा बिहार। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? एटा में है। और ये 11वां जो है रामसर साइट जो है वो बन गया है यूपी का 11वां रामसर साइट। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया है? तो आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? तो एक जिला एक व्यंजन योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन, एक सेकंड इतना ध्यान रखिएगा, एक जिला एक व्यंजन योजना 24 जनवरी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड? कहाँ पे? लखनऊ में। पहला पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड कहाँ? अपने यूपी की राजधानी लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहाँ पर आईबीएम के एआई गेटवे इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन? तो लखनऊ जाहिर सी बात है, यहीं पे इतनी बड़ी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, तो आईबीएम के एआई गेटवे इनोवेशन सेंटर लखनऊ में किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने चलिए कहाँ थे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कहाँ पर 29 से 23 जनवरी 2026 के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेट इंटेलिजेंस हैकाथॉन आयोजन किया? तो आईआईटी कानपुर। ये ध्यान रखिएगा कि फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन कहाँ आयोजन हुआ? आईआईटी कानपुर में हुआ। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इनके सहयोग से हुआ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन कहाँ? आईआईटी कानपुर में। मोदी ने पीएम सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्रांस के सहयोग से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की? तो कानपुर में की। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। किसने किया? मोदी ने पीएम सेतु योजना। तो पीएम सेतु योजना के तहत एक एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स कहाँ पे? कानपुर में। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। किस पक्षी अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, ये है कहाँ? तो गोंड में है, गोंडा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है? तो जन भवन कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राज्यव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया? तो बिजनौर में, यूपी के बिजनौर में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राज्यव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण बिजनौर में। 2 चरणीय सर्वेक्षण में गंगा, सिंधु, इरावती डॉल्फिन की आबादी और आवास का आकलन किया जाएगा। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, एक मिनट, चलिए, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? 86वां लखनऊ में। डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन के साथ अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, हमने ऊपर पढ़ा है, प्रोजेक्ट गंगा के तहत। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 घंटे के अंदर
2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो वाराणसी ने, हमारे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो वाराणसी में क्या किया, 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किस एआई आधारित ऐप का शुभारंभ किया, तो यक्ष ऐप, ये यूपी पुलिस के लिए है। शुभारंभ किसने किया, योगी आदित्यनाथ ने। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट किस चीज़ का पाठन होगा, तो न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में। यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव शहर में शामिल किया, अभी हमने पढ़ा लखनऊ को, ये खान पान ये लजीज पकवान से संबंधित था, तो ये 9वां शहर बना है। इसके पहले 8 बन चुके थे। टोटल कितने हो गए थे, 408, ध्यान रखिएगा। और अभी जो नए शामिल किए गए थे वो कितने किए गए थे, तो 58 किए गए थे। 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रदेश के किस पूर्व डीजीपी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो हमारे जो प्रशांत कुमार हैं उनको। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से रोक लगा दी, तो ये आधार जो है भी मान्य नहीं होगा। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, तो ये ग्रेटर नोएडा में, तो कितनी, 3 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में किस राज्य के 76वें जिले के रूप में यूपी का 76वां जिला कौन सा बना, तो कल्याण सिंह नगर। तो ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं कि अभी तक 75 जिले थे, अब 76 बन गया, तो यूपी का कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण सिंह नगर। किस टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया, तो दुधवा टाइगर रिजर्व में कहाँ क्या पाया गया, रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। हाल ही में पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ प्रदेश की पहली हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी, हमने पढ़ा गंगा घाट वाराणसी। केंद्र सरकार के वक्फ पोर्टल उम्मीद, इसको उम्मीद भी कहते हैं, डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है। इसमें उत्तर प्रदेश ने किस आईआईटी के साथ मिलकर राज्य के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना, तो आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना। पहले तो कार्बन क्रेडिट योजना किसके लिए बनाया, किसानों के लिए, किस आईआईटी के सहयोग से, तो आईआईटी रुड़की। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल प्रदेश में कहाँ, तो गोरखपुर में। भी हमने देखा क्योंकि बाढ़ वहाँ बहुत ज़्यादा आते थे, उनको रोकने के लिए रिवर सेल गोरखपुर में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल अभी हमने देखा किसके लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी कांस्य प्रतिमा लगभग कितना था, 54 या 56 इंच का था। ये कहाँ पे, लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। कब से यूपी में अब नो हेलमेट नो फ्यूल, मतलब अब हेलमेट के बिना आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा अगर आपने पहना नहीं, कब से शुरू किया गया, तो 1 सितंबर 2025 से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य के कितनी नदियों के पुनरुत्थान के लिए अभियान चलाया है, तो 75 छोटी नदियों, उनकी सहायक नदियों, 75 जिले हैं तो 75 छोटी नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, ऐसे याद रखिएगा। किसके सहयोग से नदियों का पुनरुद्धार किया जाएगा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की। 2 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में, ये आध्यात्मिक नगरी भी इसको बोला जाता है, तो 2 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में, लखनऊ से मत कंफ्यूज होइएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन, तो हमने देखा था उन्नाव में। 1 मिनट बस थोड़ा सा ही बचा है, ये कंप्लीट करते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, ये याद रखिएगा, तो लखनऊ का गोमती नगर लखनऊ रेलवे स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन, ये वर्कशॉप कहाँ आयोजित हुआ, तो गाजियाबाद में, ये ध्यान रखिएगा, WHO के सहयोग से। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसने हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया, तो सारनाथ, ये बौद्ध से जुड़ा हुआ था, तो ये बौद्ध स्थल सारनाथ को ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की, तो ब्रिटेन,
याद रखिएगा, जिन्होंने गुलामी की हमारे ऊपर, उन्हीं को हम जो है अटल शिवलिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की इनके सहयोग से। ये सॉरी, एक मिनट, किस देश में अध्ययन, हम ब्रिटेन में अध्ययन के लिए इन्होंने अटल शिवलिंग छात्रवृत्ति जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। इसमें शायद मेरे ख्याल से हर साल में 5 विद्यार्थियों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर प्रदेश का पहला, देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो गोरखपुर के खानिमपुर में। पहला एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन दूसरा ये ध्यान रखिएगा, जो अभी गोरखपुर के खानिमपुर में बना वो दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। इसका उद्घाटन किसने किया, तो योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर स्थित किस तहसील का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है, तो जलालाबाद। तो शाहजहाँपुर के जलालाबाद तहसील का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। यहाँ से आपकी ये साल भर का जो 6 महीने का जो यूपी का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो गया है। और बाकी जो अभी जैसा मैंने बोला कि जो आगे घटना चक्र का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो इसमें रिपीट ना करे, वो मैं करवा दूंगा। वो भी लगभग आपका आधे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको ऐसे ही बेहतर कंटेंट मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।